हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कि प्रसव पूर्व देखभाल या एएनसी चेकअप या प्रीनेटल चेकअप में हम मरीज को अगर अस्पताल में आती है तो हमें किस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में उससे सारी बातचीत करनी होती है, जो कि इस वीडियो में ये जो आपके सामने चेकलिस्ट रखी गई है एसबीए की चेकलिस्ट है, जो कि गवर्नमेंटेड चेकलिस्ट है। इसी के द्वारा हर एएनएम हर जीएनएम को जो भी प्रसव की देखभाल करती हैं या लेबर पॉइंट पे काम करती हैं उनको ट्रेंड किया जाता है। तो उसी चेकलिस्ट से हम आप सभी लोगों को एएनसी चेकअप में किस प्रकार से आपके पास मरीज आएगी और आपको किस सिस्टमेटिक वे में सारी बातों को उससे पूछना है, ये सारी बातें इसी चेकलिस्ट से बताएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि इसमें थोड़ी ऊपर जो भी जैसे मरीज आती है तो हमको एएनसी में क्या क्या चीज़ें उसके लिए रखना होता है, ये सारी बातें हमने उस प्रसव पूर्व देखभाल करके उसमें एक वीडियो बनाई है और उसमें हमने इन सारी बातों को बताया है। तो आप जा कर के वहाँ से इसके जो ऊपर की चीज़ें हैं वहाँ आप देख लीजिएगा। आज यहाँ उसके एएनसी में कहाँ से आप क्या प्रश्न पूछना स्टार्ट करेंगे, हम इससे ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पहले की तो बना चुके हैं तो उस पर क्यों टाइम हम लोग अपना वेस्ट करें। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें है कि जैसे महिला हमारे पास आती है, हमने उसको एक सम्मानजनक अभिवादन किया, अपना परिचय दिया और उससे भी अब आराम से बैठने को कहे हैं और वो हमारे पास बैठी हुई है। बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक महिला आई हुई है, या हम इस प्रकार से बता रहे हैं कि आपके जैसे कोई महिला बैठी है और हम उससे किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझने में कोई परेशानी ना हो, आराम से आप लोग समझ सकें। अब देखिए, प्रसव पूर्व देखभाल को एंटी चेकअप भी कहते हैं, प्री नेटल चेकअप भी एएनसी को ही कहते हैं। तो इस तरह से आप जानिए, चाहे कोई आपसे पूछता है प्रसव पूर्व देखभाल कैसे करेंगे, एएनसी चेकअप कैसे करेंगे या प्री नेटल चेकअप कैसे करेंगे, तो सबकी बात एक ही है कि प्रसव पूर्व देखभाल कैसे की जाएगी। अब मरीज हमारे पास आ गई हो, बिल्कुल बैठ गई है, आराम से बैठी है, हमने भी सम्मानजनक चेहरा बिल्कुल इस वक्त अच्छा होना चाहिए ना, ऐसे गुस्से के भाव चेहरे पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो महिला जो अभी कुछ दिक्कत और परेशानी में, खुशी भी है उसके पास और वो कंफ्यूज भी है एक तरह से, और कि क्या होना है क्या नहीं, इस बहुत सारे सवाल महिला के मन में है। तो हमारा व्यवहार इस प्रकार से इतना उचित होना चाहिए कि वो सारी बात हमको बता सके। तो बैठ गई है और अब हम उससे अपना जो भी है रजिस्टर में हमको भरने के लिए उससे जो भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो हम पूछना स्टार्ट करते हैं। तो हमने महिला से सबसे पहले क्या पूछा, बैठने को कहा है, नाम पूछा है, उसकी आयु पूछी है, उसके पति का नाम और पेशा पूछा और विवाहित स्त्री का पता हमने पूछा है। तो इस प्रकार से पूछने के बाद और सबसे पहले क्या पूछे हैं, उसके अंतिम मासिक धर्म का प्रथम दिन पूछें, ताकि हम एलएमपी उसका जान करके और ईडीडी निकाल सकें और रजिस्टर में मेंटेन कर लें। उसके बाद क्या पूछना है हमको, यहाँ से शुरू करना है कि महिला से निम्न लक्षणों की उपस्थिति के बारे में पूछे जिन्हें तत्काल ही ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि अब इसमें है प्रथम एवं अगले सभी चरणों में, यानी ये चीज़ आपको जैसे महिला आपके पास आई है उस वक्त पूछेंगे और जो भी आगे के चरण हैं उसमें जो आती है, तो आप ये सब परिचय ये जो बातें हैं वो हर बार आपको पूछना है कि देखिए महिला तभी आई है अब जब उसको कोई दिक्कत है हुई है। ऐसी तो अभी है बात है नहीं कि वो जानने बने में प्रेग्नेंट है और आपके पास बिना किसी दिक्कत के आई है। तो वो जब आई है तो उसके बहुत सारी दिक्कत भी शुरू हो गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि अक्सर महिला जब आती हैं, जब उनका माहवारी नहीं आता है तब वो आती हैं अस्पताल में, उसके बाद भी वो कुछ दिन वेट करती हैं, उसके बाद तब तक क्या होता है, तब तक महिला का 1 महीना पूरा हो चुका होता है प्रेग्नेंट। अगर वो गर्भवती होती हैं तो इस स्थिति में उनका 1 महीना समाप्त हो गया होता है। तो कंडीशन अक्सर महिलाएँ हमारे पास कब आती हैं,
हैं दूसरे महीने में, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आती हैं, जबकि हम जानते हैं कि 5वें हफ्ते से ही जो उल्टी की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि प्लेसेंटा डेवलप हो गया होता है। प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियो यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, जो कि माँ को उल्टी करने का वही कारण होता है। यहाँ पे आप विशेष इस बात को ध्यान भी दे सकते हैं कि प्लेसेंटा से HCG हार्मोन, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, जो माँ की उल्टी का कारण विशेष रूप से यही हार्मोन होता है, यही जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से महिला हमारे पास तभी आई है जब उसको कुछ बुखार है, उल्टी है, बेचैनी है, पीरियड भी मिस है इधर, तो आई है, तो उसके साथ दिक्कत हो रही। तो हमको पहले अब क्या करना है इस क्रम में, देखिए SBA चेकलिस्ट बताता है कि हमको अब और सारी डिटेल में नहीं जाके सबसे पहले वो जिस दिक्कत के कारण आई है हमको महिला का दिक्कत पूछना है। क्या पूछना है? आपको बुखार के अगर है तो कितने दिन से है, उल्टी हो रही है तो कितनी बार हो रही है, कब हो रही है, और वो क्या कहते हैं कि कितने दिन से हो रही है, ये पूछना। क्योंकि उल्टी अक्सर गर्भवती स्त्री है तो उसे सुबह में होती है, उसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। उसे ज़्यादातर उल्टियाँ जो होती हैं वो सुबह के टाइम होती हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 2 सिम्टम पूछा और आगे इसके बाद हम आपको बताते हैं। अब क्या पूछना है कि आपको कोई वजाइनल सिक्रेशन तो नहीं हो रहा है, कोई खुजली है, कोई वाटरी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, फिर आपके वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही बच्चा यूट्रस में जाता है, अपनी जगह लेता है, तो कभी कभी 3 महीने के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। तो इस बात को भी हमें वहाँ पूछना है। अत्यधिक हेडेक हो रहा है या दृष्टि आपकी धुंधली हो रही हो, विजन भाई दिक्कत में जा रहा है, उसका श्वसन सांस लेने में परेशानी हो रही है, आपका उसका जो है दिल बहुत तेज से धड़क रहा है और जल्दी वो क्या हो रही है कि थक जा रही है, पेट में उसे बहुत दर्द हो रहा है, और अब क्या वो अपने बच्चे के चलने की स्थिति को जान पा रही है या नहीं, उसके शरीर में सूजन तो नहीं है। विशेषतः चेहरे और आँख पर सूजन देखेंगे, क्योंकि अगर चेहरे और आँख पे सूजन होती है तो क्या होता है हम यहीं से जान लेते हैं प्रीक्लेम्सिया के साइन और सिम्टम होते हैं। तो इस प्रकार से और देखेंगे कि भाई पेशाब में आपकी कमी है या आपको ऐसा लग रहा है जलन तो नहीं हो रहा है, कोई आपको बार बार जाने की समस्या तो नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसी दशा में होता है कि जैसे ही बच्चा माँ के जब 3 महीने तक वजाइना यूट्रस के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर जब वो 3 महीने तक रहता है तो सिम्फिसिस प्यूबिस के नीचे ही रहता है। तो उसका प्रेशर, पूरा प्रेशर कहाँ होता है? उसका पूरा प्रेशर जो होता है ब्लडर पे होता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भारी वस्तु किसी भी, जैसे आप बैलून को समझ लीजिए कि पानी से भरा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी भारी टुकड़ा आप रख देंगे, वजन का टुकड़ा, तो क्या होगा, जहाँ से वो बाधा है, जहाँ से उसका लास्ट है, वहाँ से वो क्या होगा, वो धीरे धीरे पानी लीक करना शुरू करेगा किसी भी स्थिति में। तो उसी तरह होता है कि अगर ब्लडर है अंदर हमारे और यूट्रस थोड़ा जब भारी होगा तो वो प्रेशर डालता है ब्लडर पे प्रेशर डालेगा तो वो धीरे धीरे उस वक्त बहुत जो है महिलाओं को जल्दी जल्दी यूरिन जाने की समस्या हो जाती है। शुरुआत के 3 महीनों में ये सब होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा ग्रो अप करता है यूट्रस के अंदर तो यूट्रस और बच्चा दोनों सिम्फिसिस प्यूबिस से बाहर हो जाते हैं, वो इधर एब्डामन फंडस जो है एब्डामन की तरफ आने लगता है। तो ये स्थिति वहाँ पे नहीं रहती है, लेकिन शुरुआत के 3 महीनों में ये स्थिति बनती है। तो इन सब बातों को जानने से ये है कि हम महिला को जब सारी लक्षण पूछ लेते हैं तो उस हिसाब से उसको संतुष्ट कर सकते हो, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि देखिए ये दिक्कत हो रही तो आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना है, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें हैं जो
थोड़े से वक्त पे जा कर के अपने आप ही हट जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो दिख रही है तो उसका उसका उचित इलाज भी आप जो कर सकती हैं उनको करना ही है। तो इस प्रकार से हमने देखा, इसमें लिखा है यदि इनमें से कोई भी उपस्थित हो तो एक बार शीघ्र इतिहास जानकर उचित प्रबंधन प्रारंभ। शेष इतिहास तब लें जब गर्भवती महिला आराम का अनुभव कर। मतलब है कि अगर वो बहुत दिक्कत में आपके पास कॉम्प्लिकेशन में आई है महिला, तो हम उसी वक्त बहुत हिस्ट्री में तो अभी शुरुआत की आई है तो बहुत सारी हमको हिस्ट्री लेनी है उसके जच्चे और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हम एक अच्छा सुरक्षा दें, जिससे नवजात मृत्यु दर को कम किया जा सके, मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जा सके, और उनको माँ और बच्चे को पूरी तरह से उनके हेल्थ को प्रमोट कर सकें, उनको उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें एएनसी में चेकअप की ज़रूरत होती है, जिसमें कि 4 विजिट बहुत मोस्ट होता है। महिला का गर्भावस्था में 4 बार तो आपको अस्पताल जाना है। इससे तो आप ज़्यादा जा सकती हैं, लेकिन कम तो बिल्कुल नहीं जाना। एक जैसे आपकी माहवारी मिस हुई है, आपको तत्काल अपने जाकर के किसी भी सीएचसी पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के महिला गायनोलॉजिस्ट से मिल लेना है, और फिर इसी तरह आपको वो आपका पहली विजिट भी हो जाती है। इसी तरह आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, और एक बार जब आपको दिक्कत परेशानी प्रसव का होता है, कोई पेन लेबर पेन शुरू होता है, तब जाना। इस तरह 4 तो विजिट मस्ट है। इसके बाद तो आप हर महीने भी चेकअप करा लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हमेशा होता भी है। एएनसी देखभाल सरकारी अस्पतालों में बहुत प्रमोट किया जाता है। और सुरक्षित प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान के अंतर्गत अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हर सरकारी हो, सीसी लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हो, हर जगह ये मनाया जाता है। महीने के 4 दिन, महीने की 1 तारीख, महीने की 9 तारीख और महीने की 16 और 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जिसमें आप सभी लोगों को जाकर के गर्भवती जो भी हैं जाइए, और आपका सब फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप होता है। वहाँ डॉक्टर आती हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें आपकी चेकअप होती हैं, यहाँ तक कि फ्री अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था होती है। तो सारी चीज़ें आपका होता है, उसमें कोई आपका कॉस्ट नहीं लगना है, और फ्री आप अपने आशा बहन जी को ले लीजिए और उनके साथ चली जाइए, और 102 एम्बुलेंस पे कॉल कर लिए तो आपके जाने आने का भी खर्चा एकदम फ्री है। तो इस तरह से आप बिल्कुल जाइए। आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए और अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए आपको बिल्कुल जाना चाहिए। और महीने के 4 दिन ये सुविधा उपलब्ध है, जहाँ सारे स्टाफ एकदम आपको मौजूद मिलेंगे। वहाँ कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सारी जानकारी हम तभी दे पा रहे हैं क्योंकि हम भी इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह हमने बताया कि अगर महिला बहुत ही दिक्कत परेशानी में आती है तो हम उसी वक्त उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं ले लेंगे। हम हिस्ट्री को इतना लिए कि उसका नाम पता सब पूछ लिया, उसके एलएमपी पूछ ली, और उसके लक्षण जो हैं वो पूछ लिए। अब उस पर हम जो राहत कर सकते हैं, पहले डॉक्टर ने जो लिखा है उस हिसाब से उसको अगर कोई चीज़ देनी है तो पहले इंजेक्शन वगैरह दे के ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद महिला जब कंफर्ट हो जाएगी, वो अच्छा अनुभव करने लगेगी, तो हम उसके आगे की हिस्ट्री को बढ़ाएंगे। अब इसमें दूसरी हिस्ट्री क्या है? प्रसूति इतिहास। प्रसूति इतिहास का मतलब है कि इससे पहले अगर प्राइमी है तो उससे नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर मल्टीपारा है तो इससे पहले भी उसके बच्चे हुए हैं, वो किस तरह से उसके बच्चे हुए हैं, बच्चा होने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, या कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो इस सब बातों को जानने के लिए हमको उसके अदर बच्चों के समय के इतिहास को भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसे उसके बच्चे जो पहले के हैं वो अगर ऑपरेशन से हुए हैं, एलएससीएस के माध्यम से हुए हैं, तो हम तुरंत एचआरपी मरीज हो जाती है, तो उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाती है। तो उसको जो है एएनसी, देखिए यहाँ पे पहली बात है कि उसको उस हिसाब से ट्रीट करना है। तो डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, और घर वाले यहाँ तक महिला सभी लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हमको आगे क्या करना है, इसकी जानकारी होती है। नहीं तो फिर एक दिन तो ट्रेंडम पता चलता है कि नहीं भैया ये नॉर्मल नहीं हो सकता,
सकता। और इसका तो सीजर है पहले से भी सीजर हुआ तो उस वक्त सारी चीज़ों को करना परिवार के लिए भी दिक्कत की बात है, महिला के लिए दिक्कत की बात है और वहाँ मौजूदा लोगों के लिए भी दिक्कत की बात होती है। लेकिन जो अगर चीज़ें पहले से आप घर ही में सोच लीजिए, अगर कोई मेहमान अचानक से आता है तो कितनी दिक्कत होती है उसको, सारी चीज़ें उसके करने में, उसका मैनेज करने में, खिलाने पिलाने से ले करके। लेकिन अगर आपको कोई मेहमान बता के आता है कि हाँ फला दिन आएंगे और इस तरीके से आना है, तो आपको बहुत इजी गोइंग होता है उसको ट्रीट करना। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर प्री नेटल केयर का या एनसी देखभाल का यही विशेष महत्व है कि हम सारी बातों को एनसी में चेकआउट कर लें कि अगर महिला या बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो हम उसकी पूरी तरह से एक मैनेजमेंट किए रहें अस्पताल के अंदर, और उन परिवार वालों को उस महिला को सबको पता हो कि नहीं भाई हमको इधर उधर नहीं जाना है, हमको सीधे यहाँ पे आना है, ये पहले से हमको बता दिया गया है। तो इसमें जो होता है एनसी चेकअप में जो 4 दिन प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान मनाया जाता है अस्पतालों के अंदर, उसका भी मेन पर्पज यही होता है कि 4 दिन उन में अगर कोई डायबिटिक है, बहुत एनीमिया है, पहले से सीजर हो रखा है या RH नेगेटिव है, मदर की बात है, बेबी में भी है कि अगर बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है या कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो ये सारी बातें पहले से ही क्लियर हो जाती हैं। तो उस हिसाब से उस हाई रिस्क प्रेगनेंसी को उसको उचित सेंटर पे, उचित हायर सेंटर पे तुरंत वहीं से रेफ़र कर दिया जाता है, एनसी में रेफ़र कर दिया जाता है कि नहीं आपको यहाँ नहीं, अब यहाँ पे आपको दिखाना है, आप थोड़ा सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब है कि हम उसमें है कि भाई कुछ महिला के साथ रिस्क फैक्टर है, बच्चे के साथ कुछ रिस्क फैक्टर है, तो हमको उस तरीके से उसका उचित प्रबंधन करना है। तो इस हिसाब से जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी जानकारी के बेसिस पे हम लोग मातृत्व और नवजात मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, उनके जान के जोखिम को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर महिला बहुत दिक्कत में आई है, उसको उल्टी हो रही, बुखार हो रहा, तो हम अपने हिस्ट्री को अभी थोड़ा रोक देंगे और सबसे पहले उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। चलिए, महिला अगर कंपाउंड हो गई है तो उसके हम आगे की हिस्ट्री को बढ़ाते हैं। अब उससे पूछे कि महिला से निम्न के बारे में पूछताछ करें। पूर्व गर्भावस्था की संख्या, मतलब कि आपके ग्रेविडा कौन सी है, ठीक है। अब उसके प्रसव की विधि, मैंने जैसा बताया कि सीजर हुआ है कि नॉर्मल हुआ है। स्थान एवं पूर्व प्रसव के परिणाम, अगर जो आपका बच्चा कहाँ पे हुआ है और घर पे हुआ है या प्राइवेट कराया है या सरकारी संस्थान में कराया है और उसके बच्चा जीवित था और वो कितने, उसका वजन क्या था या कोई दिक्कत थी, ये सब जानकारी प्राप्त करते हैं। जीवित बच्चों की संख्या, मासिक धर्म का इतिहास, गर्भनिरोधक इतिहास, जन्म के समय शिशु का वजन एवं अंतिम बच्चे की उम्र और गर्भपात का इतिहास यदि हो तो। देखिए, SBI की एक चेकलिस्ट है, इसमें जो भी बात लिखी गई है सब एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस सारी बातों को हमको देखिए क्या पूछना है महिला से। अगर अब देखिए यहाँ पे दिया है रेफ़र करने की परिस्थितियाँ, देखिए एनसी में ही कब कब हम रेफ़र कर सकते हैं महिला को। पूर्व में मृत्यु, शिशु या शिशु क्षति का इतिहास है। एक किस लेवल की बात की जा रही है कि PSC है, सब सेंटर है, CSC लेवल है। तो अगर महिला का पूर्व में मृत शिशु है या शिशु क्षति का कोई मतलब एबॉर्शन हुआ है महिला का, अगर कुछ हिस्ट्री में आती है, हमको पता चलता है तो हमको तुरंत उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे रिफ़र कर देना है उस महिला को। 3 या 4 स्वतः गर्भपात, यानी स्वतः एबॉर्शन हुआ है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है, उसका प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, प्रसव में 12 घंटे से अधिक का, 18 घंटे से अधिक का समय लग रहा है, तो हम 18 घंटे से अधिक का समय लगेगा तो उसको प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहते हैं। समय पूर्व शिशु जन्म, प्रीमेच्योर बेबी हुआ है, उसका समय पूर्व का मतलब कि 37 वीक्स से पहले, 35-36 में जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको समय पूर्व शिशु जन्म, प्रीटर्म बेबी कहते हैं। पिछले बच्चे का वजन 2.5 किलो था या 4.5 किलो था। 2.5 किलो
से कम है तो भी दिक्कत है। 4.5 किलो का मतलब है कि इसके बारे में और भी जांच होगी कि महिला क्या डायबिटिक महिला का ही बच्चे का वजन है जो 4.5 किलो से अधिक हो सकता है। कोई कंजेनाइटल एनामली है उसको, कोई भी कंजेनाइटल एनामली है और क्या है, गर्भावस्था से प्रेरित मतलब PIH हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है। ये जो प्रेगनेंसी होती है उसी में महिला की